हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है संतोष और स्वागत है आप सभी का आपका अपना प्यारा सा छोटा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म ट्वेल्थ ज्ञान में। क्या ट्वेल्थ ज्ञान में मेरे दोस्त मेरे भाई, आज का जो क्लास है, आज का जो सेशन है बाबू, आप सब के लिए काफ़ी स्पेशल है, क्योंकि आज के क्लास के अंतर्गत क्लास 12 जो आपका हिंदी है ना, हिंदी के गद्य खंड का चौथा चैप्टर का हम लोग क्या करने वाले हैं, तमाम चीज़ों के बारे में समझने वाले हैं। और सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय देखेंगे और लेखक परिचय के साथ साथ हम लोग क्या देखेंगे, VVI ऑब्जेक्टिव पॉइंट का सोल्यूशन करने वाले हैं। और यकीन मानिए, आप इतना पॉइंट्स को यदि आप कवर कर लेते हैं, इतना चीज़ को आप समझ लेते हैं, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देख लेते हैं, एग्जाम में जो होगा ना, आपका एक भी ऑब्जेक्टिव इससे बाहर नहीं आएगा। क्या आपका एक भी ऑब्जेक्टिव इससे बाहर नहीं आएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, पूरा कंसिस्टेंसी के साथ इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और PDF कहाँ मिलेगा, PDF के लिए भी आपको लास्ट में बताएंगे कि PDF आपको कहाँ मिलेगा। और PDF जो मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। क्या बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो PDF के लिए आपको चिंता नहीं लेना है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेरे दोस्त मेरे भाई कि आपका जो चौथा चैप्टर है, क्या आपका जो चौथा चैप्टर है जिसका नाम क्या है, इसका जो नाम है अर्धनारीश्वर है। क्या अर्धनारीश्वर है। और इसके जो कवि लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर हैं। कौन है, रामधारी सिंह दिनकर हैं, जो कि बिहार के ही रहने वाले हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर के बारे में सबसे पहले हम लोग जीवन परिचय करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, आपका जो पेज है ना ब्रदर जी, PDF को थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर देते हैं ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पे क्या बात करेंगे, लेखक परिचय के बारे में बात करेंगे, जिससे कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न हर एक साल एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर जी इस चैप्टर के लेखक हैं। और एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन हैं, तो हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। और यही थे रामधारी सिंह दिनकर। यही यहाँ पे देख लीजिए, इनका फोटो लगा हुआ है। और उसके बाद सबसे पहले बात करते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ। तो उनका जो जन्म हुआ 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। क्या 23 सितंबर 1908 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ। उसके बाद इनके निधन के बारे में बात करते हैं, मतलब मृत्यु जो हो गया था 24 अप्रैल 1974। क्या 24 अप्रैल 1974 में इनका मृत्यु हो गया। और जन्म स्थान इनका कहाँ है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जो जन्म स्थान है ना ब्रदर जी, काफ़ी मतलब फेमस स्थल है कि सिमरिया बेगूसराय बिहार। क्या सिमरिया बेगूसराय बिहार। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म स्थान कहाँ है, तो हो जाएगा सिमरिया बेगूसराय बिहार। कई बार आपको दे देगा सिमरिया देगा तो सिमरिया मारिएगा, बेगूसराय ऑप्शन में रहेगा तो बेगूसराय मारिएगा, या बिहार ऑप्शन रहेगा तो बिहार आप मार दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद अगला क्या होता है कि इनके माता पिता के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर जी के माता का नाम मनरूप देवी है। क्या मनरूप देवी। एवं पिता है रवि सिंह है। कौन है, पिता रवि सिंह है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद पत्नी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनकी पत्नी का जो नाम है श्यामावती देवी, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया था एक बार कि रामधारी सिंह दिनकर जी के पत्नी का नाम क्या है, तो श्यामावती देवी है। क्या श्यामावती देवी है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं मेरे दोस्त, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इस तरह का प्रश्न आपसे एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों को आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि हम जो बोल देते हैं ना, एग्जाम में समझिए कि पूछा ही जाएगा। और इससे बाहर इस चैप्टर में यदि पूछा गया तो फिर आप बोलिएगा। उसके बाद इनके शिक्षा के बारे में बात करते हैं, इनके एजुकेशन के बारे में बात करते हैं कि इनका एजुकेशन कहाँ से हुआ, वो कहाँ से इंटर किए हैं, ये सब के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला बात क्या है, सबसे फर्स्ट पॉइंट कि शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा गांव और उसके आसपास। क्या प्रारंभिक शिक्षा जो ग्रहण किए रामधारी सिंह दिनकर जी अपने गाँव में ही किए और उसके आसपास जाकर के कोचिंग में वहाँ पर शिक्षा ग्रहण किए होंगे। ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या होता है कि 1928 में, क्या 1928 में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक किए। मतलब कि क्या है कि मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से, मोकामा में एक स्कूल है, वहाँ से वो क्या किए, मैट्रिक पास किए। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि रामधारी सिंह दिनकर मैट्रिक किस स्कूल से पास किए। तो इसका जो सही आंसर होगा मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल। क्या मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल। ठीक है। उसके बाद अगला जो पॉइंट होता है, तीसरा पॉइंट, इसके बारे में बताते हैं इनके एजुकेशन के बारे में कि 1932 में पटना कॉलेज से BA ऑनर्स और इतिहास उनका ऑनर्स था। क्या क्या होता, मतलब सीधा सा समझिए कि 1932 में रामधारी सिंह दिनकर जी पटना कॉलेज से BA किए। क्या किए, BA किए। और उनका ऑनर्स जो था इतिहास था। और आप लोग अभी जब पढ़िएगा ने, आप जाइएगा BA में, क्या BA में जाइएगा या BSc में जाइएगा, तो आप सबको मेजर के नाम से जानना पड़ेगा। मतलब मान कर चलिए कि उनका मेजर सब्जेक्ट क्या था, हिस्ट्री था। ठीक है।
उसके बाद अगला बात कर लेते हैं जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्रदर जी, उनकी कृतियाँ और रचनाएं। क्या कृतियाँ और रचनाएं, और कृतियाँ और रचनाएं से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और इस तरह से हम यहाँ पे डिजाइन किए हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, प्रमुख है काव्य कृति। क्या है, सबसे पहले बात करेंगे प्रमुख है काव्य कृति। तो नंबर 1 क्या है, प्रणभंग है। क्या, प्रणभंग, और जिसकी रचना 1929 में किया गया था। उसके बाद दूसरा रेणुका है और इसका रचना 1935 में किया गया। तीसरा हुंकार है और इसका रचना 1938 में किया गया। और उसके बाद अगला जो है रसवती, इसका रचना 1940 में, और कुरुक्षेत्र जो है 1946 में, और परशुराम की प्रतिष्ठा 1963 में इसकी रचना की गई। क्या, 1963 में। अब देखिए क्वेश्चन आपसे कहाँ से पूछा जाएगा। क्वेश्चन जो पूछेगा ना ब्रदर जी, आपको कभी भी वर्ष नहीं पूछेगा। क्या, आपको कभी भी वर्ष नहीं पूछेगा। पूछेगा क्या, आपसे पूछ देगा कि प्रणभंग किसकी कृतियां हैं। क्या, प्रणभंग जो है किसकी कृतियां हैं, तो रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। रेणुका किनके द्वारा लिखा गया, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। और आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जितना भी ई बॉक्स में हम रेड कलर से लिखे हैं, रेड वाला सभी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। तो किसी को याद कीजिए या ना कीजिए, लेकिन कम से कम रेड कलर से जो यहाँ पे नोट किया गया है, जैसे प्रणभंग हो गया, आपका हुंकार हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, ये तीनों को जरूर याद रखिएगा और इसका डेट भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, और बाकी सबको तो भी आप याद करिए लीजिएगा कि रामधारी सिंह दिनकर की कृति है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और आपको विश्वास नहीं होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन बैंक निकाल करके थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, आप कंफर्म हो जाइएगा। उसके बाद अगला बात करते हैं मेरे दोस्त, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इसी में क्या है, उनके काव्य कृति में ही। तब यहाँ पे 7वां नंबर की कोमलता और कविता 1964 में इसकी रचना की गई। उसके बाद हारे को हरिनाम, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि हारे को हरिनाम किसकी रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना 1970 में इसकी रचना की गई है। और उसके बाद रश्मि रथी, और जो कि हम बताए हैं आपको बाबू कि रेड पेन से जो लिखा हुआ रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1952 में इसकी रचना किया गया है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। तो रश्मि रथी किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। उसके बाद नील कुसुम भी रामधारी सिंह दिनकर की है। और लास्ट में यहाँ पे उर्वशी है, उर्वशी जो है क्या है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो इसको भी जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा और जितना रेड कलर से है उसका, उस किताब को, उस रचना को याद रखेगा और उसका डेट भी याद रखेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं ब्रदर जी। उसके बाद दूसरा क्या है, गद्य कृतियाँ हैं। क्या है, गद्य कृतियाँ। तो गद्य कृतियाँ उनकी कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला नंबर में, 1 नंबर में यहाँ पे बात आता है अर्धनारीश्वर, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, यही चैप्टर जो है गद्य कृति है और रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा 1952 में लिखा गया था। आपसे पूछ सकता है कि अर्धनारीश्वर किसके द्वारा लिखा गया और कब लिखा गया है, तो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा 1952 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद संस्कृत के 4 अध्याय मोस्ट इंपोर्टेंट है 1965 में, काव्य की भूमिका 1958 में, वट पीपल 1961 में, और शुद्ध कविता की खोज मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे है रचना, इसको जरूर याद रखिएगा 1966 में, दिनकर की डायरी 1973 में, अब मिट्टी की ओर 1946 में। तो जितना भी रेड पेन से लिखा हुआ है उसको जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा मेरे भाई, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ही नहीं मेरे भाई, अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद अगला क्या होता है ब्रदर जी कि पुरस्कार एवं सम्मान, मतलब रामधारी सिंह दिनकर जी को कौन कौन सा पुरस्कार मिला, किस सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया, एग्जाम में अक्सर इसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसका सोल्यूशन हम जरूर करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चलिए सबसे पहला क्या होता है कि संस्कृत के 4 अध्याय जो इनकी रचना है, क्या संस्कृत की 4 अध्याय जो इनकी रचना है उस पर क्या हुआ, साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्या, साहित्य अकादमी पुरस्कार। और उर्वशी पर, क्या दूसरा पॉइंट क्या कहता है, उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। एग्जाम में जानते हैं क्वेश्चन कैसे पूछेगा छोटू, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि संस्कृत के 4 अध्याय पर रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। या आपसे इसी को उल्टा करके पूछ सकता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर मिला, तो हो जाएगा क्या, संस्कृत के 4 अध्याय। ठीक उसी तरह कि उर्वशी पर रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। या भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए दिया गया, तो उर्वशी के लिए दिया गया। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में दोनों का दोनों पूछ लिया गया था। ठीक है, उसके बाद अगला क्या होता है, नेक्स्ट है ब्रदर जी नोट पॉइंट है, इसको आप जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, चैप्टर के बीच बीच से इंपॉर्टेंट पॉइंट लिया गया है। ठीक है, और उसके बाद एक चीज़ और कहना चाहेंगे, यदि आप फ्री में इसका नोट्स लेना चाहते हैं तो मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है, क्या मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। दूसरा क्या कर सकते हैं, यदि आप व्हाट्सअप चलाते हैं तो मेरा तो व्हाट्सअप ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और आपको प्रॉब्लम होता है तो मेरा नंबर है 91131772
8888। इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला यहाँ पे सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ब्रदर जी कि रामधारी सिंह दिनकर जी जो हैं उन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है। तो राष्ट्र कवि के नाम से किन्हें जाना जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि कविता लिखने की शुरुआत उन्होंने 30 के दशक में ही किए थे। मतलब क्या है ब्रदर जी कि रामधारी सिंह दिनकर जी कविता लिखने की शुरुआत 30 के दशक में ही कर दिए थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है यहाँ पे तीसरा कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ एक निबंध है। आपसे क्वेश्चन, आपसे क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि अर्धनारीश्वर क्या है, क्या अर्धनारीश्वर क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि अर्धनारीश्वर क्या है, इसी के बारे में बताना है। तो अर्धनारीश्वर जो है क्या है, एक निबंध है। क्या अर्धनारीश्वर एक निबंध है। उसके बाद चौथा पॉइंट हमारे पास है कि शुद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कीर्ति कुरुक्षेत्र है। क्या कुरुक्षेत्र है, मतलब युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कीर्ति जो है ब्रदर जी क्या है, कुरुक्षेत्र है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई कौन सी कीर्ति है, तो यहाँ पे कुरुक्षेत्र हो जाएगा। और कुरुक्षेत्र किस पर लिखी गई कीर्ति है, तो युद्ध और शांति पे लिखी गई कीर्ति है। एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है बाबू। उसके बाद अगला जो हमारे पास दिया गया 5 नंबर का पॉइंट है, 5वां पॉइंट क्या कहता है कि रामधारी मतलब अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कैसा रूप है ब्रदर जी, कल्पित रूप है। देखिए कितना मतलब बेहतरीन तरीका से पीडीएफ को डिजाइन किया गया। तो अर्धनारीश्वर जो है शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कैसा रूप है, तो यहाँ पे हो जाएगा कल्पित रूप है। और एक क्वेश्चन इसी से पूछा गया था कि मतलब किसका, यहाँ पे क्या मतलब सीधा समझे कि अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है, तो अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है, शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि जिसमें आधा अंग पुरुष का होता है तथा आधा अंग स्त्री का होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट है, क्वेश्चन नहीं ब्रदर जी पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद अगला क्या होता है, छठा यहाँ पे पॉइंट क्या कहता है कि रामधारी सिंह दिनकर छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि रामधारी सिंह दिनकर किस युग के प्रमुख कवि है, तो छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि है। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ब्रदर जी अगला यहाँ पे है, तो नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं 7 नंबर का पॉइंट। 1925 में छात्र सहोदर में पहली कविता प्रकाशित, मतलब रामधारी सिंह दिनकर की सबसे पहली कविता प्रकाशित 1925 ईस्वी में छात्र सहोदर में हुई थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है, टोटल 11 पॉइंट को यहाँ पे इंक्लूड किया है मेरे भाई, तो कभी भी स्किप नहीं करना है, इसका पीडीएफ को ले लेना है, ठीक है। उसके बाद अगला क्या कहता है कि 21 वर्ष की अवस्था में पहली पुस्तक प्रणभंग, क्या पहली पुस्तक कविता पुस्तक प्रणभंग प्रकाशित किए। मतलब सीधा सा समझिए कि मतलब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि रामधारी सिंह दिनकर जी जो हैं अपनी पहली कविता पुस्तक कौन सा प्रकाशित किए, प्रणभंग, और कब किए, किस वर्ष की अवस्था में, 21 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। उसके बाद 9वां प्रश्न है कि जब मनुष्य ने कृषि का आविष्कार किया, क्या जब मनुष्य ने कृषि का आविष्कार किया तब से नारी की पराधीनता आरंभ हो गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया था कि नारी का पराधीनता कब से प्रारंभ हुई, तो जब मनुष्य ने कृषि का आविष्कार किया। मतलब जब मनुष्य ने कृषि करना स्टार्ट किया तो महिला जो हो गया क्या, उनकी पराधीनता जो है, गुलामी जो है वहीं से शुरू हो गया, ठीक है। उसका 10वां क्या कहता है कि बर्नार्ड शॉ ने नारी को अहेरिन और नर को मतलब पुरुष को अहेर माना है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। और यहाँ पे 11 नंबर का क्या पॉइंट कि प्रेमचंद ने कहा कि, क्या प्रेमचंद जी का कहना था कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है। बताइए, देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण लेती है, सीखती है, तब वह राक्षसी हो जाती है। तो बताइए कितना मतलब यहाँ पे अत्याचार किए थे। इस तरह से इनको जवाब नहीं देना चाहिए था, ठीक है। तो इस तरह से जितना भी पॉइंट है ना ब्रदर जी, सभी पॉइंट का यहाँ पे सॉल्यूशन करवा दिए हैं, ऑब्जेक्टिव पॉइंट, लेखक परिचय भी करवा दिए हैं। एक एक चीज़ के बारे में आपको एग्जाम में इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आपको बता दिया। और नेक्स्ट जो आपका क्लास होगा ना ब्रदर जी, इसका सब्जेक्टिव करवाएंगे। क्या नेक्स्ट क्लास में इसका जो भी सभी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा, सभी प्रश्न का सोल्यूशन करवाएंगे। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले ब्रदर जी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, समझें। उसके बाद वीडियो को आप लोग क्या कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।